अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। इस लेसन का टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 परसेंटेजेस रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है। सिंध में ये चैप्टर 5 रेशो प्रोपोर्शन इनहेरिटेंस एंड पार्टनरशिप, जबकि केपीके में ये चैप्टर 14 रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम प्रोपोर्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशो के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है। यानी सिंपल अगर प्रोपोर्शन की बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास दो रेशियोज इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन है। मतलब कि मैं ऐसे बात करूं कि अली और अहमद की अगर एज की रेशियो ली जाती है, ठीक है, और वो रेशियो जो है वो 2 और पर्सन हमारे पास, जैसे सना और किरण, इनकी एज की रेशियो के बराबर हो, तो हम ये कहेंगे इनमें प्रोपोर्शन है एज का। मतलब कि अगर अली की एज 2 ईयर है और अहमद की एज जो है वो 4 ईयर है, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 यानी 2:4 1:2 की रेशियो बनेगी। और सना की एज अगर 3 ईयर हो और किरण की एज 6 ईयर हो तो इनमें भी 1:2 की रेशियो बनती है। मतलब कि इनमें जो एक प्रोपोर्शनैलिटी है, इसे हम सिंपल वर्ड में कहेंगे। अब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास क्वांटिटीज के दरमियान इस तरह का रिलेशन आ जाए कि एक क्वांटिटी को, जैसे एक्स कोई हमारे पास क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है, इसको मैं इंक्रीज करूं तो इसकी वजह से जो वाई वेरिएबल है वो भी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। मतलब कि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं डिपेंडेंट लिख देता हूँ, और जबकि ये एक्स जो वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको हम अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो अब अगर इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन आ जाए, ठीक है, तो क्या बन सकता है। मतलब मैं ये कहूँ कि एक्स और वाई की रेशियो ले रहा हूँ मैं, ठीक है, x:y, और इधर जो है वो इसी तरह दो और वेरिएबल आ जाएं। जैसे मैं यूं बात करूं कि हमारे पास जो है वो एक और वेरिएबल है, इसको मैं x1 y1 कर लेता हूं, उसे मैं x2, यानी x2 में भी इंक्रीज करें और y2 में भी इंक्रीज आ जाती है, ठीक है। यानी x2 टू y2 ये रेशो, अगर ये हम इन दोनों रेशियोज को बराबर कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब मैं अब इस बात को ऐसे समझाता हूँ कि एक्स और वाई हमारे पास जो है वो, एक तरफ हम कह लेते हैं कि एक्स जो है हमारे पास प्राइस है, ठीक है। मतलब देखें, एक्स अगर मैं प्राइस रख रहा हूँ, ठीक है, और वाई जो है वो अगर मैं फर्ज करें जो है वो आप यूं समझ लें कि वो हमारे पास क्वांटिटी है, केजी में है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, क्वांटिटी, अब जो कि केजीज में है। अब जो मैथ्स है वो हम अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं। मतलब कि वाई इंडिपेंडेंट है, पहले मैंने एक्स को इंडिपेंडेंट रखा था, मैं वाई की इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब वाई में अब जारी बात है कि मैं यूं बात करता हूँ कि अगर हमारे पास क्वांटिटी जो है वो 5 kg हो, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जो प्राइस चार्ज होगी वो फर्ज करें 100 रुपीज है, ठीक है, ₹100 है। इधर हम इसको लिख देते हैं जी ₹100, ठीक है। अब इस तरह से है कि अगर मैं y में इंक्रीज लाता हूं, मैं इसको 7 kg कह देता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं बताएं अब क्या प्राइस होगी। मतलब हमारी वो जो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या होगी, क्या वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो इंक्रीज के लिए हम अप एरो यानी शो करते हैं इस तरह से, ये इंक्रीज ही होगी, यानी इन दोनों का जो इफेक्ट है इंक्रीज होगा। और इनमें जो रिलेशन बनेगा अगर हम उसको देखें तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, जबकि डिपेंड जो कर रहा है वो x है। तो हम इस तरह से लिखेंगे x इज प्रोपोर्शनल टू y, या हम इसको लिखेंगे x ओवर y इज इक्वल टू k। बेसिकली ये जो रेशियो होती है ये एक रेट भी होता है। मतलब कि इसको हम इस सेंस में अगर कहें कि ये दोनों
जो है मुख्तलिफ दो क्वांटिटीज हो, सेम यूनिट ना हो, तो ये एक रेट भी बन जाता है। यहाँ पे इनका रेट जो है वो के है, ठीक है, मतलब के इनमें एक कांस्टेंट है जो कि एग्जिस्ट करता है, कि ये बताता है कि ये वाली क्वांटिटी दूसरी वाली क्वांटिटी से कितने टाइम बिगर है या कितने टाइम स्मॉलर है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है उसको हम जो है वो प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, इस प्रॉब्लम को, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये वाला जो प्रॉब्लम है मैं प्रोपोर्शन से सॉल्व करूँ, और एक इसमें एक यूनिटरी जो है मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम प्रोपोर्शन वाले मेथड को समझते हैं। मतलब देखें, इसमें y में इंक्रीज आया है, नहीं y में इंक्रीज आया मतलब y की रेशो y से लेंगे, ठीक है, और x की रेशो 100:a आ जाएगी। मतलब रेशो के कोई यूनिट नहीं होते, हम जानते हैं। सेम क्वांटिटीज यानी सेम यूनिट के साथ जब डिवाइड होती है तो उनके यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, इससे कोई यूनिट नहीं होती। इसलिए a इधर आ जाएगा हमारे पास। अगर a से a जो कि 1/a लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर a दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह अगर 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ भी 7/5, तो ये आप देखेंगे 5 5 से खत्म हो जाएगा, 7 7 से a आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 5 1 से 5 20 से मल्टीप्लाई होके 100 होता है, और 27 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, 140। मतलब कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो a है यानी रुपीज है, इसके यूनिट भी हम एंड में लिख देंगे। रुपीज 140 जो है वो प्राइस होगी 7 kg, जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा, अभी शुगर है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तो था हमारा वो मेथड जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन मेथड कहलाता है। अब इसी प्रॉब्लम को मैं यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। वो कैसे होगा जी, अब उसे हम देखते हैं। यूनिटरी मेथड ये क्या होगा जी, इसमें हम यूं बात करेंगे कि चूंकि हमें बताया गया कि 5 kg जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है फर्ज करें शुगर है, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है जी, इसकी जो प्राइस है, यहाँ पे मैं इसकी प्राइस एक्स को प्राइस कह रहा था जी, प्राइस है, ठीक है, ये कितनी बनती है, 100 रुपीज बनती है, ठीक है, ₹100। अब अगर हम वन यानी यूनिटरी में मतलब होता है कि हम जो 1 यूनिट में यानी उसकी क्वांटिटी देख रहे हो कि वो कितनी होगी, तो 5 kg से अगर दोनों तरफ यानी 5 से सिंपल 5 से अगर डिवाइड कर दें, 5 kg से ना करें, 5 से करें, यहाँ पे 1 kg आ जाएगा। मतलब 1 kg जो शुगर है उसकी प्राइस हमें मिल जाएगी। 1 शुगर कितने की हो जाएगी जी, 5 20 से 100 होता है तो ₹20 आ जाएगी। अब देखें, हमें अगर 1 kg शुगर की प्राइस पता है तो 7 kg की कैसे पता चल जाएगी, 7 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी और इधर भी हम दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 1 टाइम्स 7 आ जाएगा kg शुगर। इसकी प्राइस कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वल टू आ जाएगी 720 से मल्टीप्लाई होकर ₹140। तो इस तरह से ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो आपने देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है और फिर डेली लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको इसकी मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि हमने एक सिंपल वर्ड में ये देखा कि अगर हमारे पास x ओवर y, चूंकि y को मैंने अब इंडिपेंडेंट रखा हुआ है तो x ओवर y, अगर ये हमारे पास एक रेशियो बनती है x1 ओवर y1, ठीक है, तो इसी सिस्टम में रहते हुए अगर मैं x को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, यानी x2 तो y2 आ जाएगा, मतलब जैसा मैंने यहाँ पे बात की थी। तो ये बेसिकली अगर दो रेशियोज को बराबर कर दें तो ये होती है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसका कि हमने एक प्रॉब्लम भी डेली लाइफ का सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो क्या होती है। मतलब सबसे पहले तो हम रेशियो का कंसेप्ट समझते हैं कि रेशियो जो है हमारे पास वो दो क्वांटिटीज जो कि सेम यूनिट में होती हैं, उनमें एक रिलेशन का टर्म रेशियो में कहलाती है। अब हम ये देखते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो क्या है। मतलब कि इंक्रीज इन रेशियो का हमें कैसे पता चलता है कि अगर मैं 5:, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा मैंने 7:5, मतलब कि अगर 5 को 7 के मुकाबले में देखा जाए तो वो कम है, मतलब 5 हमारी सेकंड टर्म है और 7 हमारी फर्स्ट टर्म है, तो इसमें जो ये रेशियो होगी ये इंक्रीज इन रेशियो, मतलब कि जो हमारी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं 7 को, वो अगर 7 से छोटा नंबर होगा तो ये इंक्रीज इन रेशियो है, और जिसे हम 7 से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं 7:9 लिख रहा हूँ तो अब चूंकि 7 9 से छोटा है इसलिए ये डिक्रीज इन रेशियो है, ठीक है। यानी अब मैं इस बात को एक प्रैक्टिकल लाइफ से जो है वो लेके समझाता हूँ आपको, इस तरह से कि एक स्कूल है और उस स्कूल का कोई यानी टीचर्स का
एक हम कह सकते हैं उनकी तादाद, इसे एक स्टाफ हम कह सकते हैं। अब उस स्टाफ में इस तरह से था कि जो प्रीवियस स्टाफ था, मतलब कि जो कि हम यूं कह सकते हैं कि स्टाफ चला आ रहा था एक सेशन में, ठीक है, उनकी तादाद जो है वो फर्ज कर लेते हैं 45 थी। अब कुछ एडवर्टाइजमेंट आई और न्यू हायरिंग हुई, और फिर उसके बाद जो प्रेजेंट प्रेजेंट एज बनी, सॉरी प्रेजेंट स्टाफ जो आया हमारे पास वो कितना आया, वो आया जी 55 का, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि जो रेशियो बनी है प्रीवियस स्टाफ की न्यू हायरिंग से, ठीक है, या प्रेजेंट स्टाफ से, वो कितनी है प्रीवियस की। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टाफ, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब इसकी रेशियो ले रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय प्रीवियस स्टाफ से। तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, देखें, जो हमारे पास प्रेजेंट स्टाफ की तादाद है वो कितनी है, 55 है, और ओल्ड जो या प्रीवियस स्टाफ है वो कितना 45 है। अब अगर हम देखें तो 5 का टेबल एक ही वक्त में इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, यानी जो एंटीसीडेंट है जो कि फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, इसे 11 से 5 का टेबल डिवाइड कर रहा है, और जो कॉन्सिक्वेंट है जो सेकंड टर्म है उसको 9 से, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो 11/9 ये एक रेशियो आती है, इसको हम 11:9 कह सकते हैं, मतलब कि इंक्रीज इन रेशियो है, जिसे हमें पता चल रहा है कि स्टाफ में टीचर्स की तादाद बढ़ी है, ठीक है, और वो कितनी बढ़ी है, मतलब कि अगर क्वांटिटी पे जाएं तो वो तो हम निकाल सकते हैं, वो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम रेशियो के हवाले से देख रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले 9 थे टीचर्स हमारे स्कूल में तो अब 11 हो गए हैं, मतलब ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर इसी तरह से, चूंकि जो स्टाफ अगर छोड़ के चला जाता है तो अब चूंकि जो प्रेजेंट जो तादाद बनेगी फिर वो कम हो जाएगी, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो 40 है, ठीक है, वो 40 है। अब हम जब फिर इसको कंपेयर करेंगे, मतलब जो प्रेजेंट है स्टाफ उसको कंपेयर किया जाएगा जो प्रीवियस स्टाफ की तादाद थी उससे, ठीक है, दोनों देखें तादाद है इसलिए मैंने कहा कि सेम यूनिट होने चाहिए, ठीक है। अब 5 से जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 9 टाइम, 5 8 टाइम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8:9 आएगा। मतलब अब आप देखें तो जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट से क्या है जी, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये डिक्रीज इन रेशियो आ गई है, और इसका मतलब कि अब कितने टीचर्स गए होंगे, मतलब कि अगर 9 टीचर होते तो एक चले गए हैं, मतलब आप 8 रह गए। तो इस तरह से हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे पास जो यानी जो स्टाफ है वो यानी उसमें इंक्रीज इन रेशियो और डिक्रीज इन रेशियो के हवाले से हमने उस बात को समझा। अब हम एक और प्रॉब्लम जो है वो डेली लाइफ का यहाँ से उठाते हैं। हम ये कहते हैं कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी ने जो एक प्रोडक्ट वो बेच रहे थे अपनी, फर्ज करें कोई पेन वगैरह, चले पेन वगैरह कर लेते हैं, उन्होंने 1 पेन की जो प्राइस रखी हुई थी, ठीक है, 1 पेन की, यहाँ मैं पेन की प्राइस लिख देता हूँ जी, वो इक्वल टू लिखी हुई थी कितने डॉलर्स, $20, ठीक है। अब इस तरह से हुआ कि उन्होंने जो चेंज इन प्राइस जो रेशो आई है, न्यू रेशो जो आई है हमारे पास, वो बनी है कितनी, 7:5 की। तो इसका मतलब इंक्रीज इन रेशो आया, मतलब जो हमारी प्राइस है उसमें एक इंक्रीज आया, क्योंकि इसमें एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये प्राइस रेशियो है, ठीक हो गया। अब हम जो है जब इसकी मदद से जब हम देखेंगे कि जो न्यू प्राइस है वो क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, न्यू प्राइस, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम ओल्ड प्राइस से, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा जो है ओल्ड से न्यू का किया जाता है, जो चेंज आई है, मतलब जो तब्दीली आई है। और फिर अब जो न्यू प्राइस है उसका मुकाबला ओल्ड प्राइस से रेशो के हवाले से देखा जाए तो 7:5 है, ठीक है, 7:5। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब हमें पता है कि हमारी ओल्ड प्राइस क्या थी, तो ओल्ड प्राइस हमने जब यहाँ पे दर्ज की, और जो न्यू प्राइस है वो हमें नहीं पता, एक वेरिएबल है, एक अननोन क्वांटिटी, उसे हम एक्स कह देते हैं। तो हम इसे क्या लिख देंगे, एक्स, यानी न्यू प्राइस की जगह एक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, कितनी है जी, $20 है। चलें जी, $20 लिख देते हैं, ठीक है यहाँ पर। अब चूंकि रेशो के कोई यूनिट नहीं होते और रेशो रेशो के बराबर, तो मैं यहाँ पर डॉलर नहीं लिखता, ठीक है, मतलब इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आप फिर लास्ट में जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें डॉलर्स लिख देंगे, 7/5, ठीक है। अब यहाँ से अगर 1/20 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यानी 1/20 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 20 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ 20 20 1 टाइम 20 20 1 टाइम 20 आ जाएगा, जब 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 20, तो 4 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x जो आएगा वो कितना आ जाएगा 28। मतलब जो कंपनी ने न्यू प्राइस रख दी है उसी प्रोडक्ट की, उस पेन की, वो $28 रखी है, और इसमें अगर पर पेन अगर हम ये देखना चाहें कितना इंक्रीज आया है पैसों का, तो वो ₹8 का, सॉरी $8 का आया। ठीक है, डॉलर्स के हवाले से हम अगर बात करें तो इसी तरह अब अगर हम डिक्रीज इन रेशियो के किसी प्रॉब्लम को देख रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिक्रीज इन रेशियो आई है। मतलब उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा, रेशियो को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ जी, मैं अब यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ कि 5:, मतलब सॉरी इसको मैं लिखता हूँ 3:5, मतलब कि अगर ओल्ड प्राइस 5 थी तो अब न्यू प्राइस 3 है। ठीक है, तो मतलब डिक्रीज इन रेशियो है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये डिक्रीज है, जो कि मैंने जैसे आपको पहले इंक्रीज का बता दिया था, ये डिक्रीज सिर्फ इसलिए। वेलकम स्टूडेंट, तो हम स्क्वायर रूट लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, एंड 4 जो है वो 16 आर, ये हमारे पास आता है जी 64। तो इस तरह से हमने देखा जो इन दो क्वांटिटीज़ में x और y में जो रिलेशन है उसमें जो रेशियो आ रही है वो हमारे पास 16 आ रही है। अब जब हमें 16 इनकी रेशियो पता चल गई है तो अब हम जो हमने इसमें जैसा हमसे पूछा जा रहा है कि y की वैल्यू बताई जाए कि जिस वक्त x को रिड्यूस करके 8 कर दिया जाए, तो जारी बात है कि y की वैल्यू भी रिड्यूस होगी। तो यहाँ से देखते हैं जी कितनी रिड्यूस होगी इस रिलेशन के हवाले से, चूंकि हमने इनकी जो इक्वेशन बनाई है वो है y इक्वल टू k टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और y हमने चूंकि फाइंड करना है कि 16 है इस पूरे रिलेशंस के लिए जो कि हमें फर्स्ट कंडीशन में बताया गया, और x को अब हमने क्या लिखना है जी 8। यहाँ से 8 चूंकि एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम इस तरह से देखेंगे कि इसका जो मल्टीपल है, क्या ये किसी इसका ऐसा कि मल्टीपल है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जी बिल्कुल 4 इसका मल्टीपल है, और इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जाएगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, जबकि 2 जो है चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो इस तरह से y जो है 16 2 32 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसकी वैल्यू आ रही है अंडर दिस कंडीशन के हमने जो कि यहाँ पर मेंशन की है। इसी तरह अब केस 2 को भी समझ लेते हैं जी। इसमें हमने जो हमारे पास रिलेशन बताया गया इसमें y और x क्यूब जो है आपस में डायरेक्टली जो है उनमें वेरिएशन हो रही है, तो इस केस को भी अब यहाँ पर हम नोट करते हैं। सेकंड केस के हवाले से बात हो रही है कि इसमें जो y है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके जी x क्यूब के, और इसमें भी अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इनमें रेशियो बनती है, रेशियो को भी अलग से देख लेते हैं जी। y इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x क्यूब, और इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जी, k इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू y, और k इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x क्यूब आ जाएगा। अब देखें इसमें जो हमें क्वेश्चन जो इनके लिए बताया गया है उसमें x और y की क्या वैल्यू है वो यहाँ पर है जी कि y 64 होगा और x क्या होगा जी 16 होगा। तो यहाँ पर x की जगह 16 और y की जगह 64 लिखते हैं, तो देखते हैं जी क्या जवाब आता है। y की जगह हमने लिखना है जी 64 और x की जगह हमने लिखना है जी 16 और इसका क्यूब। अब देखें यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन है वो इस तरह से हो सकती है कि 16 क्यूब का मतलब है कि 16 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से, और 16 को अगर हम कैंसिल करते हैं 64 से तो ये हमारे पास 16 4 जा 64 आता है, और फिर 4 के टेबल से अगर 16 को कैंसिल किया जाए तो 4 4 जा 16 होता है। इस तरीके से हमारे पास न्यूमरेटर में 1 जबकि डिनोमिनेटर में 4 16 जार 64। तो k जो हमारे पास इस रिलेशन के लिए जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है वो 1/64 आ रही है। अब देखें इसमें हमने x की वैल्यू 8 ही लिखनी जो कि हमें बताई गई थी, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया कि हमने x की वैल्यू 8 लिखकर y की वैल्यू को फाइंड आउट करना और देखना इनमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर अगेन हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो कि इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास बनी है कि y इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x क्यूब, और इसमें k जो है हमारे पास 1/64 है जबकि x 8 है और इसका क्यूब आएगा। तो इस तरीके से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/64 यहाँ पर 64 जबकि 8 क्यूब को हम 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखें 8 जो है वो 8 कैंसिल हो जाएगा तो 8 8 जा 64 होता है। इसी तरीके से फिर 8 8 से कैंसिल हो जाएगा,
डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बच गया, जबकि नोमिनेटर में हमारे पास 1 और 8 प्रोडक्ट फॉर्म में, जो कि 8 आ जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 1 8 होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस रिलेशन में हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है।